हेलो एवरीवन, दिस इज मी नौमिता और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल नौमिता टू डू लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों, हम लोग ने देखा पिछला वीडियो में कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इंडिया में ट्रेड के पर्पज से आया। ट्रेड के पर्पज से आने के बाद इंडिया में अपना मनमानी करने लगा, अपना इलीगल ट्रेड करने लगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब पता चला तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट को बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी में इम्प्लीमेंट किया। दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ट्रेड को छोड़ करके राजा रजवाड़ों से गिफ्ट लेने लगा, उससे इलीगल ट्रेड करने लगा, अपना मनमानी करने लगा, तो ब्रिटेन का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उसको पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना मनमानी करने लगा। तो उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी में इम्प्लीमेंट किया। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को बनाने का जो मेन पर्पस है वो है कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। और दूसरा पर्पस था दोस्तों पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन को रिकॉग्नाइज किया गया। दोस्तों, ये जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन को जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत रिकॉग्नाइज किया गया उसको हम लोग आगे देखेंगे इसी में। और दोस्तों, यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को फाउंडेशन किया गया, मतलब इसका नींव रखा गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। दोस्तों, ये जो तीन है इसको हम लोग यहाँ पर डिटेल में दिखेंगे इसी जगह पे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है उस समय दोस्तों बंगाल में गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही गवर्नर ऑफ बंगाल को उसका जो डिजिग्नेशन है उसको हटा करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। दोस्तों, ये जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। इसको याद करने का जरूरत है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। दोस्तों, ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। तो उसी को असिस्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए 4 मेंबर का जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। यही है दोस्तों पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिकॉग्निशन जो किया गया, यही है 4 मेंबर का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। और यहीं पर से पॉलिटिकली जो काम है ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरू हो जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का दूसरा सबसे बड़ा जो रूल बना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो है दोस्तों, जो बॉम्बे और मद्रास में भी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ट्रेड करते थे, अपना काम करते थे। तो बॉम्बे और मद्रास जो है दोस्तों, यहाँ पे भी गवर्नर हुआ करते थे। तो ये जो बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर जो है, या बॉम्बे और मद्रास का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम है, ट्रेड है, उसको सब ऑर्डिनेट बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर। ये बॉम्बे और मद्रास आ गया या सब ऑर्डिनेट बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर में। दोस्तों, बॉम्बे और मद्रास में जो भी काम होगा ये रिपोर्ट करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिपोर्ट करेंगे। दोस्तों, ये जो गवर्नर जनरल, दोस्तों ये जो है गवर्नर जनरल, यहाँ गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अगर लंबा लिखते तो बहुत बड़ा हो जाता। तो जैसे मैंने बोला उसी से इसको कैच कर लीजिएगा कि गवर्नर ऑफ बंगाल यहाँ पे है और यहाँ पर है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर भी शॉर्ट में ही लिखी हूँ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो दोस्तों, सेकेंड नंबर का जो मेन रूल था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, वो है बॉम्बे और मद्रास का सब ऑर्डिनेट बन जाना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में। दोस्तों, थर्ड जो है प्राइवेट ट्रेड गिफ्ट प्रेजेंट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी राजा रजवाड़ों के साथ इनका जो प्राइवेट ट्रेड चलता था, गिफ्ट्स लेना देना चलता था कि राजा को गिफ्ट्स दिया जाता था। और राजाओं जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर पहले हुआ करते थे रेगुलेटिंग एक्ट बनने से पहले, उस समय में उन लोग को बहुत सारा ट्रेड में छूट सब दिया जाता था, जो कि ये सब गवर्नमेंट जो ब्रिटेन का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको पता चल गया। तो उन्होंने जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है उसके तहत प्राइवेट ट्रेड गिफ्ट प्रेजेंट को
सबको प्रोहिबिटेड कर दिया, मतलब इसको रोक दिया कंप्लीटली। और चौथा है दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, जो इंडिया में सबसे पहले जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। दोस्तों हम लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को एक दीवानी राइट्स मिला था। दीवानी राइट्स में टैक्स कलेक्शन और एक सिविल जस्टिस का। दोस्तों ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सिविल जस्टिस का जो परमिशन मिला हुआ था उस समय, टैक्स कलेक्शन और सिविल जस्टिस का, तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जो कि कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया। दोस्तों 1773 के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया और स्टैब्लिशमेंट जो हुआ था कलकत्ता में वो 1774 में हुआ था। और 5th नंबर पे है दोस्तों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, उसको बनाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया जो कि एक गवर्निंग बॉडी था। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये एक गवर्निंग बॉडी था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में ही। दोस्तों ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का गवर्निंग बॉडी था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में। इनका काम होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसा काम करना है, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट करता था। रेवेन्यू कलेक्शन में, मिलिट्री अफेयर्स, मतलब दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी एक बड़ा कंपनी के रूप में स्टैब्लिश हो रहा था इंडिया में, तो इसको जो रेवेन्यू कलेक्शन भी काम मिला हुआ था, प्लस की जो मिलिट्री उस समय जरूरत पड़ता था दोस्तों, बड़ा जो कंपनी स्टैब्लिशमेंट उस समय होता था, राजा राजवाड़े होते थे, तो इनका अपना मिलिट्री भी हुआ करते थे। दोस्तों हम लोग ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को हम लोग ने देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को देखने से पहले हम लोग एक जो अमेंडमेंट एक्ट 1781 को देखते हैं। ये 1781 एक्ट जो है इसको हम लोग जानते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी। दोस्तों अमेंडिंग एक्ट 1781 जो है उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है दोस्तों वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को रेक्टिफाई किया। दोस्तों 1773 जो फर्स्ट टाइम रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो रहता ही है, तो उसी गड़बड़ी को रेक्टिफाई किया, उसको सुधारा गया, जिसको अमेंडमेंट एक्ट 1781, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया। अभी हम लोग देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या होता है, ये पहला जो काम होता है सेपरेट करता है कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन को। दोस्तों ये जो कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन को सेपरेट करता है, तो डेफिनेटली इसका जो रेगुलेटिंग बॉडी है ये भी दो होंगे। तो कमर्शियल फंक्शन को जो रेगुलेट करता है दोस्तों वो करता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोग देखे थे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको रेगुलेट किया जाता था। ये एक गवर्निंग बॉडी था। तो दोस्तों इसमें कमर्शियल जो फंक्शन है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो रेगुलेट करता है, और पॉलिटिकल फंक्शन के लिए दोस्तों एक नए बॉडी का निर्माण किया जाता है, न्यू बॉडी का स्टैब्लिश किया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दोस्तों पॉलिटिकल फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये रेगुलेट करता है या इसका देखरेख करता है सिविल जो फंक्शन होता है और मिलिट्री फंक्शन। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हम लोग देखे थे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये तीनों फंक्शन को रेगुलेट करते था, रेवेन्यू मतलब टैक्स से रिलेटेड, सिविल और मिलिट्री। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, एस्टैब्लिश किया गया डबल गवर्नमेंट का। दोस्तों डबल गवर्नमेंट जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो नया बॉडी बनाया गया, तो ये दो गवर्निंग बॉडी बनाया गया जिसका डबल गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। दोस्तों और जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी में सुप्रीम पावर स्टैब्लिश हो जाता है। दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही ब्रिटेन में रूल्स बनते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश रूल के हिसाब से अपना
काम करते थे। तो हमारा पीट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पहले तो ये सेपरेट करता है कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को, और दूसरा दोस्तों डबल गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट होता है, और तीसरा जो है पीट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इनका जो सुप्रीम पावर आ जाता है अपना ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर में। दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही, आगे का वीडियो में फिर हम लोग नए एक्ट को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।